इस वीडियो में इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन है काबूर ने, डी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया, आपको बताना है। और ऐसे भी पूछता है कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? ए ऑप्शन है बिस्मार्क ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, सी ऑप्शन है नेपल्स ने, डी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? ए ऑप्शन है इटली के, बी ऑप्शन है प्रशा का, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का, डी ऑप्शन है यूनान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो जो विलियम प्रथम था ये प्रशा का शासक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था? ए ऑप्शन है रूस का जार, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, डी ऑप्शन है प्रशा का चांसलर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था। तो जो मेटरनिक था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मास्को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1923 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है न्यूटन की, डी ऑप्शन है एंजल्स की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था? ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था? तो जो बिस्मार्क था ये कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए ऑप्शन है लुई 14वां, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है नेपोलियन III, डी ऑप्शन है बिस्मार्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है मिस्र को, सी ऑप्शन है यूनान को, डी ऑप्शन है इंग्लैंड को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इतिहास का पहला चैप्टर के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था? ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था? तो रक्त एवं लौह नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है पादरियों की। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक
संस्था थी, तो जलवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है नाविक, सी ऑप्शन है किसान, डी ऑप्शन है जमींदार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो जो गैरीवाल्डी था ये पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना से, बी ऑप्शन है कार्बोनारी से, सी ऑप्शन है फिलिक्स से, डी ऑप्शन है डाइट से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी संगठन से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है सीडान में, बी ऑप्शन है सिडुआ में, सी ऑप्शन है यूरोप में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो सीडान में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1942 में, बी ऑप्शन है 1943 में, सी ऑप्शन है 1944 में, डी ऑप्शन है 1946 में। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है नेपोलियन को, बी ऑप्शन है वाल्टवेयर को, सी ऑप्शन है रूसो को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 1804 में, बी ऑप्शन है 1791 में, सी ऑप्शन है 1799 में, डी ऑप्शन है 1805 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है यूरोप, डी ऑप्शन है एथेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए ऑप्शन है सेनापति के पद पर, बी ऑप्शन है फ्रांस के राजदूत के पद पर, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पद पर, डी ऑप्शन है गृह मंत्री के पद पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन है हैप्सबर्ग की, बी ऑप्शन है आर्लिया वंश की, सी ऑप्शन है बुर्बो वंश की, डी ऑप्शन है जारशाही की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस में किस शासन व्यवस्था की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई, तो बुर्बो वंश का की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो फ्रांस में था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है इटली को, डी ऑप्शन है ब्रिटेन को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। ए ऑप्शन है बिस्मार्क, बी ऑप्शन है कोसुथ, डी ऑप्शन है गैरीवाल्डी, डी ऑप्शन है नेपोलियन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, तो गैरीवाल्डी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, सी ऑप्शन है प्रसा, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है। ए ऑप्शन है इटली की, बी ऑप्शन है जर्मनी का, सी ऑप्शन है रूस का, डी
डी ऑप्शन है फ्रांस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है, तो फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ए ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1866 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ए ऑप्शन है साम्यवादी, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन है फांसीवादी, डी ऑप्शन है पूंजीवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो फांसीवादी का उदय हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ए ऑप्शन है 1830 में, बी ऑप्शन है 1832 में, सी ऑप्शन है 1836 में, डी ऑप्शन है 1842 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो कब किया गया, तो 1832 में किया गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।